हाय, मेरा नाम प्रिया है और मैं अभी 25 की होने आई हूँ। आईने में अपनी परछाई को निहारना अब मेरी रोज़ की आदत बन चुकी थी। 25 की उम्र में बदन की रंगत और ढलान जैसे कुंदन की तरह निखर आए थे। सिल्क की पतली कुर्ती मेरे बदन से ऐसे चिपकी थी जैसे कोई दूसरी त्वचा हो। मेरी लचकती कमर और उस पर टिकती दुनिया भर की निगाहें मुझे अपनी ताकत का एहसास कराती थीं। लेकिन घर की चारदीवारी के सन्नाटे में ये खूबसूरती मुझे काटने को दौड़ती। मोहल्ले के लड़के गलियों में मुझे देखकर आहें भरते, पर मेरा दिल उस एक हलचल के लिए तरसता जो रूह को कपा दे। माँ बाबूजी गांव गए थे और घर में सिर्फ मैं और मेरा छोटा भाई मोनू थे। मोनू अभी 18 का हुआ था। उसकी मूँछों की हल्की रेख और चौड़े होते कंधे बता रहे थे कि वह अब बच्चा नहीं रहा। पिछले कुछ दिनों से उसकी निगाहों में एक अजीब सी भूख देख रही थी मैं। जब भी मैं नहाकर गीले बालों से पानी झटकते हुए बाहर निकलती, वह वहीं सोफे पर बैठा किसी किताब में चेहरा छिपाए मुझे कनखियों से घूरता रहता। उसकी सांसों की रफ्तार तेज़ हो जाती और वह अचानक वहाँ से उठकर चला जाता। आज दोपहर की उमस ने बेचैनी और बढ़ा दी थी। पसीने की एक पतली लकीर मेरी गर्दन से फिसलकर सीने के बीचों बीच उतर रही थी। मोनू, ज़रा कूलर में पानी भर दे, दम घुट रहा है मेरा। मैंने ड्राइंग रूम में सोफे पर पसरते हुए आवाज़ दी। वह किचन से बाहर आया। उसकी बनियान कंधों से कसी हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा, फिर अपनी नज़रें फर्श पर गड़ा दी। भर दिया है दीदी, पर हवा ही गर्म आ रही है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी थरथराहट थी। तो फिर यहाँ बैठ, पंखे के नीचे। वहाँ किचन में क्या कर रहा है? मैंने अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा ढीला करते हुए कहा। वह झिझकते हुए मेरे पास वाले सोफे पर बैठ गया। कमरे में घड़ी की टिक टिक और छत पर घूमते पंखे की करकराहट के अलावा सिर्फ हमारी सांसों का शोर था। मैंने महसूस किया कि उसकी आंखें बार बार मेरी कमर के उस हिस्से पर टिक रही थीं जो कुर्ती के थोड़ा ऊपर सरक जाने से नुमाया हो गया था। मैंने उसकी ओर मुड़कर देखा और शरारत भरी मुस्कान के साथ पूछा, क्या देख रहे हो इतनी गौर से? चेहरे पर कुछ लगा है क्या? मोनू सकपका गया। उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया। नहीं, कुछ नहीं, बस आप आज बहुत अलग लग रही हैं। अलग? कैसे अलग? मैंने अपने पैर सोफे पर सिकोड़ लिए जिससे मेरी पायल छनक उठी। उसने गहरी सांस ली, जैसे अंदर दबे तूफान को बाहर निकालने की हिम्मत जुटा रहा हो। दीदी, आप जानती हैं ना कि मैं आपको छुप कर देखता हूँ, जब आप तैयार होती हैं या जब आप सो रही होती हैं। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुकी, फिर दुगनी रफ्तार से दौड़ने लगी। तो तुम अपनी दीदी पर नज़र रखते हो? ये तो बहुत बुरी बात है मोनू। उसने मेरी आंखों में सीधे देखा। अब उसकी नज़रों में डर नहीं, एक अजीब सा अधिकार था। गलती मेरी नहीं है। आप इतनी सुंदर हैं कि पत्थर भी पिघल जाए। जब आप कल रात छत पर टहल रही थी, मैं वहीं था, साए में। मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगा। पागल? किस लिए? मैंने अपनी आवाज़ को जितना हो सके उतना धीमा और भारी बनाया। वह उठा और मेरे घुटनों के पास ज़मीन पर बैठ गया। उसने कांपते हाथों से मेरी हथेली थाम ली। उसके हाथ गर्म थे, जैसे बुखार चढ़ा हो। इस दूरी के लिए मुझे समझ नहीं आता कि ये सही है या गलत, पर मेरे अरमान अब मेरे काबू में नहीं है। मैंने अपना हाथ नहीं छुड़ाया, बल्कि अपनी उंगलियां उसकी घनी जुल्फ़ों में फंसा दी। तुम्हें पता है ना, समाज क्या कहेगा? हम भाई बहन हैं। आगे की कहानी सुनने से पहले आप अगर मेरी चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने स्टोरी ये सुनाती रहती हूँ। यहाँ कोई समाज नहीं है दीदी, सिर्फ हम हैं। और आपकी ये नज़रें, ये भी तो वही कह रही हैं जो मेरा दिल कह रहा है, उसने हौसले के साथ कहा। उसका चेहरा मेरे चेहरे के इतने करीब था कि उसकी गर्म सांसें मेरे होठों को छू रही थीं। मेरी रगों में दौड़ता खून जैसे उबलने लगा था। सालों की दबी हुई इच्छाएं और ये अनचाहा सा आकर्षण अब बांध तोड़ चुके थे। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर उसकी निकटता के प्रति प्रतिक्रिया दे रहा था। अगर माँ आ गई तो? मैंने आखिरी बार तार्किकता की दीवार खड़ी करने की कोशिश की। वे कल शाम से पहले नहीं आएंगी, हमारे पास पूरी रात है, उसने फुसफुसाते हुए कहा और मेरी कलाई पर एक हल्का सा चुंबन अंकित किया।
उस स्पर्श ने बिजली की तरह मेरे पूरे वजूद को झकझोर दिया। मैंने उसे अपनी ओर खींचा। उसके चेहरे पर अब लड़कपन नहीं, एक मर्द की चाहत थी। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है मोनू कि मैं कब से इस पल का इंतज़ार कर रही थी। मुझे लगा शायद तुम कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाओगे। मैंने उसके कान के पास फुसफुसाया। उसने अपनी बाहें मेरी कमर के इर्द गिर्द लपेट ली। मैं डरता था कि आप मुझे डांट देंगी, पर आज जब मैंने आपको नहाकर निकलते देखा तो मेरा हथियार जवाब दे गया। तो फिर अब देर किस बात की, चलो करना शुरू करें। उसने बिना एक शब्द कहे मुझे अपनी गोद में उठा लिया। उसके सीने की धड़कनें मेरे कान में नगाड़ों की तरह गूंज रही थीं। हम बेडरूम की ओर बढ़े, जहां दोपहर की हल्की रोशनी पर्दों से छनकर आ रही थी। कमरे का वातावरण सुगंधित और भारी था। उसने मुझे बिस्तर पर लिटाया और खुद मेरे ऊपर झुक गया। आप बहुत हसीन हैं प्रिया। उसने पहली बार मेरा नाम लिया। और तुम बहुत बहादुर हो गए हो, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चलो मोनू, मुझे तुम्हारा हथियार देखना है, क्योंकि ये मेरा पहली बार है, इसीलिए मैं निकालूंगी। क्या इतना बड़ा? पहले मुझे थोड़ा छू लेने दो। मैं सच बताऊं, ये बहुत बड़ा है। एल इतनी गुफा भी नहीं है। तुम उम्र में भले छोटे हो, पर हथियार तो तुम्हारा बहुत बड़ा है। फिर हमने हमारा काम शुरू किया। हम दोनों का मिलाप दबा के हुआ। पहली बार था, इसीलिए थोड़ा दुखा था मुझ पर। वो भी थक चुका था। बाद में हमने थोड़ा आराम किया। मैंने 2 घंटे का आराम मांगा था। मुझे लगा वो एक ही बार कर पाएगा, पर उसने आधे घंटे बाद पता नहीं क्या हुआ, वो फिर से करने लगा। मैंने माना किया, पर उसने इस बार ज़बरदस्ती पूरा डाल दिया। पूरी रात डालता दबाता रहा। मैं इस बार चिल्लाती रही, पर वो रुका नहीं। एल दीदी, क्या करूं, मुझे रुकने का मन नहीं है। अब सुबह के 7 बज चुके थे। मम्मी पापा भी आने वाले थे। अच्छा है वो मान गया, क्योंकि मैंने कहा था रात को फिर मिलेंगे। चलो अभी तो रुका, रात को दे दूंगी थोड़ा। चोला, अभी मम्मी पापा आए हैं, मैं आगे की कहानी कभी और सुनाऊंगी। बाई।